हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। तो प्रीवियस टॉपिक जो भी था हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, बाकी चैनल की तरह हमने नहीं किया है कि शॉर्ट में हमने एकदम छोड़ के एकदम से उसको बाइंड अप कर दिया है। हमने उसको एकदम डिटेल में किया, एक एक चीज़ वहाँ पे आपको समझाई हुई है कि वहाँ से अगर आपको कोई भी एमसीक्यू पूछा जाए या कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे किसी भी स्पेसिफिक ड्रग का पूछा जाए तो आप उस चीज़ को पढ़ के आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना ध्यान फोकस जो भी कुछ भी है हम इस वीडियो पे लगाते हैं, जिसका नाम क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, न्यूरोमस्कुलर का क्या मतलब होता है, मसल्स एंड मसल्स नर्व। तो न्यूरो का मतलब होता है नर्व और मस्कुलर का मतलब होता है मसल। तो मतलब मसल्स के अंदर पाई जाने वाली जो नर्व्स होती है उनको क्या ब्लॉक कर देना। ब्लॉक करने पे क्या होगा, या तो उसमें कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा या तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, और क्या हमारी जो स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वहां से जो मसल्स हमारी ज्वाइंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आपको अर्थराइटिस होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन आ जाता है और वहाँ पे होता क्या है, आपके हड्डियों में दर्द होता है, ना कि आपके मांसपेशियों में दर्द होता है। तो उसी को बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थी कि स्केलेटल मसल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, ईटीसी। तो यहाँ पर आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलेटल मसल जहाँ पर हमारी हड्डियाँ और मसल दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं लिगामेंट के द्वारा या साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा, तो उसका क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स लिखते हैं। इसी के बारे में हमको ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते क्या हैं। तो नर्व ऑफ द मसल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूरोमस्कुलर का मतलब होता है नर्व ऑफ द मसल एंड ब्लॉकिंग का मतलब कहता है ब्लॉक द रूट एंड एजेंट का मतलब द ड्रग द। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, द एजेंट और द ड्रग which block the root of the nerves of the muscles for the transmission from the presynaptic neuron to postsynaptic neuron। मतलब जो नर्व का ट्रांसमिशन होता है मसल्स के बीच में, ठीक है, उनके नर्व को यह कह देंगी, ब्लॉक कर देंगी। इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। और जो एजेंट इसको ब्लॉक करेगा उसको हम उस नाम की उस कैटेगरी की ड्रग कहेंगे। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमने जो अभी आपको बताया कि जो न्यूरोमस्कुलर जो हमारे ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं उन मसल्स के नर्व को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसके रूट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी होने वाली होती है वो नहीं हो पाती है। ये क्या करते हैं, ये केवल हमारी पेरीफेरली, मतलब पेरीफेरल का नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है, आपके ब्रेन को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मतलब हमारे जो भी रेगुलेशन होता है, संचरित होता है, ठीक है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता है, उसको बोलते हैं पेरीफेरल। जैसे हम आपका हाथ का हिलाने में जो आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, पैर में ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपके चलने घूमने फिरने ईटीसी आपके डेवलपमेंट करने में, इन सब में आपका स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्या करता है, सीधा पेरीफेरली जो भी नर्वस सिस्टम होंगे, जो भी मसल्स होंगे नर्व्स के, उसको ब्लॉक कर देगा। इसलिए इसको बोला जाता है नर्व ट्रांसमीटर एंड द एनएमजे, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या कर देगा, नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देगा। एंड दे रिड्यूस द स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या होता है, ऐठन। जैसे कहते नहीं कि आपको एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग, एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब क्या होता है कि जो आपके स्पाज्म मतलब ऐठन को कम कर दे। ऐठन का मतलब समझिए कि कॉन्ट्रिक्शन को कम कर दे। तो यहाँ पे हमको रिलैक्सेशन ड्रग पढ़नी है तो कॉन्ट्रिक्शन को कम करना होगा। तो अभी हम जब डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, तो सब का सब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता चला जाएगा। विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस एंड नॉर्मल वॉलंटरी मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये आपको कॉन्शियसनेस नहीं कॉज करे। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, उत्तेजना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एकदम जागरूक हो जाना, ठीक है, वो आपको एकदम मतलब नहीं करेगा, केवल आपके मसल्स के ऊपर करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे एसिटाइल कोलिन। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट फिगर बनाया हुआ है। जैसे यहाँ से आपकी नर्व ट्रांसमिशन हो रही है, ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है, ये नर्व का ट्रांसमिशन हो रहा है, बीच में एसिटाइल कोलिन आ गया। अब एसिटाइल कोलिन करता क्या है कि मसल्स को क्या करता है, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जा रहा है और अपने जब भी बाइंडर से रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, एसीएच ब्लॉक द रिसेप्टर। अब यहाँ पर एसीएच ने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण से वहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स होगी, वहाँ पर जो एक्टिविटी होनी होगी, चाहे वो ब्लॉकिंग की हो जाए चाहे रिलैक्सेशन की हो जाए, ये यहाँ पर हो जाएगी। और यहीं एसिटाइल कोलिन की जगह हम कोई मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट लगा दें, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट लगा दें, जैसे 2
ट्यूबोकुरैन लगा दें या पिप्राकोनिन लगा दें, ठीक है, या आप सक्सिन कोलिन लगा दें, तो क्या करेगा कि इस नर्व ट्रांसमिशन को यहीं पे ये रोक देगा। अब जब यहाँ पे इसको रोक देगा तो ये जो नर्व होगी क्या यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन पे जा पाएगी? नहीं जाएगी। जब यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन पे नहीं जाएगी तो जो इसको अपना एक्शन शो करना जो है कॉन्ट्रिक्शन का, तो कॉन्ट्रिक्शन का एक्शन नहीं शो कर पाएगी, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यही होता है इसका मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म सब मेन चीज़ हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसमें नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग एजेंट होते हैं, उनके मैकेनिज्म के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसका यूज क्या दीजिए? दीज एजेंट प्रीमियरली यूज एज एडजस्टमेंट टू जनरल एनेस्थीसिया टू रिलैक्स द बॉडी ड्यूरिंग द सर्जरी। मतलब जब आपकी सर्जरी की जाती है तो अगर आपके कहीं पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो वहाँ पे जब डॉक्टर कुछ सर्जरी करेगा तो वहाँ पे उसको कट करने में या उसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वहीं अगर आपकी डायलेट होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि ये आपका पंजा है, हाथ है, ये आपका खुला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी आपको उंगली को कोई भी पकड़ के ऐसे मिडोड़ सकता है, लेकिन जब आप मुट्ठी बंद कर लेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आप कोई उंगली अट के दिखाए, कोई उंगली अट के नहीं दिखा पाएगा। तो यही इसका यूज होता है। अब इसमें बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर एजेंट के, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की बात आती है तो दो टाइप के होते हैं, एक डीपोलराइजिंग एजेंट होते हैं, एक मतलब नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट होते हैं। तो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट में आपके लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, और डीपोलराइजिंग में आपके दो ड्रग पढ़ना है। तो लॉन्ग एक्टिंग में जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके आ गई डी ट्यूबोकुरैनिन, ये सबसे मेन ड्रग होती है। अभी इसका इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है पैंक्रोनियम आता है, फिर पेपरक्रोनियम आता है, उसके बाद इंटरमीडिएट में वैक्रोनियम आता है, एट्रोक्रोनियम आता है, उसके बाद सिसट्रुक्रियम आता है, और शॉर्ट एक्टिंग में आपका माइवाक्यूरियम आता है। वहीं डीपोलराइजिंग एक्टिंग में सक्सिनिल कोलिन या सक्सिनिल कोलिन आती है, एंड डेकामेथोनियम आता है। तो ये सब आपके जनरल ड्रग है, आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में ये सब देखने को मिल सकती है। आप मेडिकल स्टोर पे भी इनमें में से कुछ दवाइयों के फार्मूला को आप देखने को मिलता होगा। अब मेन चीज़ जो हमारी आती है इसका मैकेनिज्म, इसे आपने ये तो देख लिया कि नॉन डिपोलराइजिंग है, उसके बाद पोलराइजिंग है, ठीक है। तो अब इसके मैकेनिज्म किस टाइप से होते हैं? तो इसके मैकेनिज्म टू टाइप के होते हैं, डिपोलराइजिंग का अलग होता है और नॉन डिपोलराइजिंग का अलग होता है। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन होता क्या। तो हमको यहाँ पे डिपोलराइजेशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। डिपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे जो प्लस आयन होंगे, जैसे जो पॉजिटिव आयन होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम आयन होंगे, कैल्शियम आयन होंगे, वो क्या करेंगे, सेल्स को पेनिट्रेट के सब के सब। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये सोडियम आयन है ना, तो सोडियम आयन क्या करेगा, यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो जाएगा, तो ये सोडियम आयन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे इसके मतलब एक साइड पे मतलब प्री सिनेप्टिक पे कम हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी स्थिति को बोलते हैं डिपोलराइजेशन। तो ये क्या होता है, दे आर कॉम्पिटिटिव, मतलब ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। और करते क्या है कि अगर वहाँ पर ACH बाइंड है तो उस ACH को वहाँ से एंटागोनाइज कर देंगे, और वहाँ पर अपना कोई भी ड्रग का एजेंट जो होगा वो वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप कर जाएंगे। यहाँ पे मैंने मिसकोरेनिक इसलिए लिखा हुआ कि यहाँ पे वैसे तो मसल्स में मिसकोरेनिक नहीं पाया, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे GIT, स्मूथ मसल, ब्रोंकोस्पास्मिटिस वगैरह में पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिसकोरेनिक एक्शन भी लिख दिया है। अब देखिए ये बात हो गई आपकी थ्योरी की। अब आपकी जो मेन चीज़ समझने वाली बात है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। जब देखिए यहाँ पर एसिटाइल कोलिन लगा हुआ है। अब एसिटाइल कोलिन लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारी कोई भी सेल सरफेस है या हमारी कोई पेनिट्रेशन सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सोडियम आयन है, ठीक है। यहाँ पर आपका कैल्शियम आयन भी हो सकता है, लेकिन मसल रिएक्टेंट एंड मसल कॉन्ट्रिक्शन के लिए सोडियम जब से ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स एक प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्राइट्स क्या होता है कि आपके मसल्स में जो मतलब क्या कहते हैं स्पाज्म हो जाता है, या आप बहुत जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं उनके ऐठन हो जाती है, ठीक है। या आप मैराथन दौड़ में आपने देखा होगा कि मसल्स में टोन पकड़ लेता है। तो यहाँ पर होता है क्या, जब ये ACH इस रिसेप्टर से बाइंड होता है तब ये वाला जो सोडियम चैनल है, ये वाला सोडियम आयन है, वो कंटिन्यूअसली इधर जाता रहता है, जिसके वजह से आपकी मसल्स जो हो जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा ड्यू टू द ACH। अब यहाँ पर ACH हो गया, सोडियम चैनल ओपन हो गया और सोडियम का ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ होने लगा। और ये आपका क्या है, NM रिसेप्टर, मतलब निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्शन। अब वहीं पर अगर हम इस एसिटाइल कोलिन का कोई एंटागोनाइज ड्रग दे दें, जैसे डी ट्यूबोकुरैन दे दे, ठीक है। तो जब डी ट्यूबोकुरैन दे देंगे तो ये क्या करेगा, ACH को यहाँ से बाहर निकाल देगा, ये एलिमिनेशन पे चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब ये वाला क्या होता है, ये क्या करता है, सोडियम आयन चैनल जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ फिर से समझिए कि ये निकोटिनिक मस्कुलर एजेंट है,
ठीक है, ये वाला DTC, ठीक है। इस यहाँ पर जब बाइंड हुआ तो ये जो हमारा ये जो खुला हुआ है सोडियम चैनल का ये पार्ट जो खुला हुआ बीच का रास्ता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब जब यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा तो सोडियम का कोई भी अंश, एक भी पार्ट यहाँ तक नहीं जा पाएगा। और चूंकि जो सोडियम होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो क्या करता है, अगर बराबर पेनिट्रेट होता रहता है या बराबर उसका ट्रांसमिशन होता रहता है तो वो मसल्स को ब्लॉक करते हुए चला जाता है। और अगर वहीं हम सोडियम को रोक देते हैं तो आपकी मसल्स में क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। इसीलिए ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो एक बार आप फिर से समझ लिए कि किसी भी रिसेप्टर पे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तो वो सोडियम आयन चैनल को ओपन कर देता है, जिसके वजह से सोडियम का इफ्लक्स होने लगता है। और जो सोडियम होता है वो डीपोलराइजेशन, मतलब कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो है पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन होगा, वहां पर उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाती है, जिसके कारण से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और जब हम कोई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट उस रिसेप्टर पे लेकर जाके डाल देते हैं या वहां से जब बाइंड हो जाते हैं तो वही जो सोडियम चैनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है और सोडियम को इफ्लक्स होने से रोक देता है, जिसके कारण से सोडियम का जो लेवल है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे वो कम हो जाता है और जो हमारी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। यही है इसका मैकेनिज्म। अभी आगे हम थोड़ी सी जनरल चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि हमको एग्जाम में, जैसे आप अगर इतना बना देंगे फिर भी आपको पूरे में पूरे मार्क्स दे देंगे। आप केवल इसी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया सेम इसी तरह आप उस अपने कॉपी में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कारण से उसको जो एग्जामिनर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये किसी ना किसी से तो अच्छे से पढ़ के आया हुआ है, इसको हमको पूरा का पूरा नंबर देना है। तो अब बात आती है जैसे नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट होते हैं उसके बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। तो जो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट होते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को उस रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट का मतलब क्या है, उसकी सुरक्षा करते हैं कि एसिटाइलकोलिन उस रिसेप्टर से जाके बाइंड ना हो पाए एंड ब्लॉक दिस रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। दे ब्लॉक द सोडियम चैनल दैट रिजल्ट द सिग्नल मैसेज आर नॉट क्रॉस, मतलब क्या करेंगे, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सिग्नल मैसेज होंगे वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे और आपके जो मतलब मसल्स होंगे, चाहे स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स होंगे, वो क्या कर जाएंगे, वहाँ पे डायलेट कर जाएंगे या रिलैक्सेशन कर जाएंगे मसल्स का। तो ये हो गई हमारी मैकेनिज्म के बारे में नॉन डिपोलराइजिंग का। अब आती है इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारा इतना सफिशियंट था, लेकिन हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको डिफरेंट ऑर्गन्स पे इसका क्या क्या असर होगा ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी फार्माकोलॉजी कहलाती है। तो इसमें पहले आता क्या है, ऑन स्केलेटल मसल्स। अगर आपने ये ड्रग दी, मतलब नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट दी, तो आपके जो स्केलेटल मसल्स होंगे वहाँ पर क्या कॉज करेगा, ये पैरालिसिस। जैसे आपको देखा होगा कि कुछ लोग पैरालिसिस हो जाते हैं। पैरालिसिस का मतलब कहते हैं कि आपका एक अंग क्या कहता है काम करना बंद कर देता है, थोड़ा ऐड गौट जाता है, ठीक है, वो कहता है पैरालिसिस हो जाता है। और वहीं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे क्या करता है, ये जैसे कि सब कुछ हमारा क्या होता है, जितना भी अगर नर्व इंड प्लेट पे जाके जुड़ती है तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के द्वारा ही जुड़ती है, तो एक सीधा सी वाक्य क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगी और उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ड्यू ट्यूबरकुलिन होगा, ठीक है। वहीं अगर ऑन हिस्टामिन ले, जो हिस्टामिन होता है वो आपके बॉडी को होमियोस्टेटिस बनाए रखने के लिए बहुत काम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी बीपी वगैरह, जो आपके सांस लेने की रिलीजिंग है, जो आप में पेन होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज को क्या करता है, लिबरेट कर देता है। लिबरेट करने का मतलब क्या है कि जैसे उसको थोड़ा सा कम कर देता है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्रोंकियोस्पास मतलब जो आपकी रिस्पायरेटरी में स्मूथ मसल्स पाई जाएगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा एंड इंक्रीज द ब्रोंकियल गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और क्या कर देगा, ये ब्रोंकियल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और जो आपकी गैस्ट्रिक सिक्रेशन उसका भी ये बढ़ा देगा। तो ये होता है हिस्टामिन के बारे में कि जो हमारे जो ये इफेक्ट होता है वो हिस्टामिन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब वहीं बात करें सीबीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है हमारे, मतलब सीधा सीधा मतलब कि हार्ट के ऊपर, तो चूंकि ये हिस्टामिन के रिलीजिंग को कम कर देता है तो इसके कारण से जो हार्ट रेट होती है वो घट जाती है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेंशन कॉज कर देगा और आपके हार्ट रेट का भी डिक्रीज कर देगा, मतलब आपको ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा। अब जीआईटी के अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, आपकी जो मोटिलिटी होगी, जो मतलब वहाँ पे टोन होगा उसको रिड्यूस कर देगा, जिसके कारण से जो आपका डाइजेशन सिस्टम होगा वो भी बहुत ही अफेक्टेड होगा वहाँ पे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करेगा, ये आपके जो ब्रोंकियाल्स होंगे, जो ट्रैकिया क्या होती है उसको क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसको वो ऐठन ला देंगे, ब्रोंकियोस्पाज्म कर देंगे, जिसके कारण सबको दमा हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा, मतलब
लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप इसका यूज करते हैं तो। उसके बाद आता है सीएनएस पे। तो इसका सीएनएस पे क्या इफेक्ट होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लस सेंट्रल बैरियर दोनों को नहीं क्रॉस कर पाता है, जिससे कारण इसका ब्रेन पे कोई भी असर नहीं होता है। अब इसकी बात आती है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ड्रग्स होती हैं उनके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लें तो ये जो एजेंट होते हैं उसको आईवी के रूट से दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है वो शून्य होती है, तो इसको ओरली नहीं लिया जाता है, इसको इंट्रावेनस के रूट के द्वारा लिया जाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, और ये जो हमारे चूंकि ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती तो इसका मतलब ये लिपोफिलिक नहीं होगी, ठीक है। और ये कहाँ से हमारी एलिमिनेटर थ्रू दी बाइल डक्ट एंड, मतलब कहने का क्या है, ये जो इसका एलिमिनेशन होगा आपकी बाइल के द्वारा, मतलब फीकल मटेरियल के द्वारा होगा, मतलब ये इंट्रोहिपैटिक रिसर्कुलेशन के प्रोसेस में जाएगी। उसके बाद क्या होता है, अगर इसके हम एलिमिनेशन रेट को देखें तो एलिमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई एक्शन ऑफ द ड्यूरेशन। तो ये हो गया। अब वहाँ पर बात आती है हमारी एडवर्स इफेक्ट की, मतलब इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने ये यूज पढ़ा वहीं पर आपको इसको लिखा देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज कर देगा, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि आपके जो ऑक्सीजन लेवल आपको कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ट्रिकिकार्डिया हो सकता है, तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अब जो दूसरे टाइप की ड्रग आती है हमारी कौन सी है, लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैसे अभी तक हमने मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ लिया, बस इसको हमको थोड़े में दिखा देना है कि ये होता क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्यूबोकुरेनिन, तो ये क्या करता है, ना तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है, ना प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। कॉज क्या करता है, मसल्स की पैरालिसिस कॉज किया जाता है 60 से 90 सेकंड के लिए। एक्शन इसका आपकी बॉडी पर शो होता है। उसके बाद अगर हम इसकी थेरापेटिक यूज की बात करें तो ये क्या करता है, स्केलेटल मसल्स में जो होता है उसको रिलैक्सेशन कर देता है ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब सर्जरी के दौरान पे। यूज एज द मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे अभी हमने क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया था, जैसे आपका आ गया प्रुंकुरेनियम आ गया, डॉक्साकुरेनियम आ गया, पिप्राकुरेनियम आ गया, तो ये हमारी इसमें ड्रग्स होती हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब इंटरमीडिएट तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ना इधर की रहेगी ना उधर रहेगी, तो सीधा सीधा मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका विकोक्रोनियम आ गया, तो ये एक अमाइनो स्टेरॉइड है। ये ना तो आपको गैंग्लिया की ब्लॉक करती है और ना ये हिस्टामिन के रिलीज को घटाती बढ़ाती है। ये क्या करती है, सीधा आपको बस थोड़ा सा वहाँ पे जो टोन होता है उसको कम कर देती है, बस यही करती है। और क्या इस मतलब फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो जैसे इसको आईवी रूट से लिया जाता है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, हाफ लाइफ इसकी 50 से 80 मिनट होती है। और इसमें अदर ड्रग की बात करें तो एट्राकुलिनियम होता है एंड रुक्रोनियम होता है। तो ये जो ड्रग होती है जनरली इसी का यूज किया जाता है हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्योंकि अगर हम लॉन्ग एक्टिंग के ड्रग यूज कर लेंगे तो वो हमारी क्या करेंगे, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट काज करेंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएट ब्लॉकिंग एजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे उतना अधिक नहीं होता है, इसलिए इसको हॉस्पिटल्स वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है क्या है, डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट का अभी तक हम पढ़े तो नॉन डीपोलराइजिंग, अब पढ़ेंगे डीपोलराइजिंग एजेंट। तो ये क्या होते हैं कि जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं हमारे कोलिनो रिसेप्टर, मतलब निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं। और ये रिसेप्टर हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लेट ऑफ द मोटर। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपका नर्व ट्रांसमिशन के लिए है, ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है, तो ये यहाँ से जाकर बाइंड करेंगे, मतलब एंड प्लेट के निकोटिनिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कॉज ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था कि सोडियम चैनल जो होता था वो क्लोज हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन इसी मैकेनिज्म को आपको समझना है, इसी डिफरेंट को आपको समझना है। तो यहाँ पे पहले आप उस डिफरेंट को समझ लीजिए। इसमें क्या होगा कि सोडियम चैनल हो जाएगा, वो खुल जाएगा, जिसके वजह से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में जितने भी आपके सोडियम आयंस पाए जाएंगे वो रैपिडली, मतलब बहुत ही फास्टली क्या हो जाएंगे, वहाँ से नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाएगी, सोडियम जो होता है, सोडियम आयन जो होता है उसकी वहाँ पे कमी हो जाएगी। अब जब वहाँ पे उसकी कमी हो जाएगी तो आपकी मसल जो हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी। अभी जब इसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा रीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग में अंतर क्या होता है। रीपोलराइजिंग क्या करता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और सोडियम का इफ्लक्स नहीं हो पाता है, और डीपोलराइजिंग क्या करता है, सोडियम चैनल को ओपन कर देता है, जिसका कारण क्या होता है कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो प्री पे कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा होने के कारण वो प्री से पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके कारण से होता है कि उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है।
अब इसके नेक्स्ट बात करें तो दीज एजेंट रेजिस्टेंस टू एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम दे इंड्यूस पार्शियल डीपोलराइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एजेंट होते हैं वो एसिटाइल कोलिन स्टेज का क्या मतलब होता है, जो एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में मेटाबॉलिज्म करता है, एक एसिटिक एसिड एक कोलिन में करता है, उसके रेजिस्टेंस होते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो होते हैं ये हमारे कोलिनोसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे और सोडियम चैनल को ओपन कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म यहाँ से समझिए। जैसे ये देखिए सोडियम चैनल आपका हुआ है, ठीक है, ये आपका सेल सरफेस है। तो यहाँ पे क्या किया, सोडियम चैनल को इसने सक्सिनिल कोलिन इसने किया है, तो यहाँ पे क्या सोडियम चैनल को ओपन कर दिया। तो सोडियम चैनल को जब इसने ओपन कर दिया तो जब यहाँ पे सोडियम का रिफ्लेक्स होने लगा तो इसका मतलब क्या, पहले पहले क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे कितने कंसेंट्रेट, जैसे मान लिया कि 0.5 कंसंट्रेशन इसकी है, ठीक है, तो कितने देर तक यहाँ रुकेगा, जब इसकी कोई सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो ये सोडियम चैनल जब ब्लॉकिंग एजेंट इसको डायलेट कर देगा और जो सोडियम आयन है वो फटाफट जाके यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर एक समय का इसकी जो 0.5 कंसंट्रेशन थी वो एकदम कम हो जाएगी और यहाँ पर ये 0 कंसंट्रेशन पर रह जाएगा। तब ये क्या करेगा, पैरालिसिस कॉज कर जाएगा। इसका मतलब इसमें डबल मैकेनिज्म होता है, पहले आपको कॉन्ट्रेक्शन करेगा उसके बाद पैरालिसिस कर देगा, यही होता है इसका मैकेनिज्म। ड्यू टू अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रिसेप्टर टू ACH कॉज पैरालिसिस। मतलब कहने का कि अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर के किसी भी रिस्पॉन्स न देने के कारण ये क्या होता है, पैरालिसिस कॉज कर जाता है। उसके बाद आता है इसके जो मैकेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फेज फर्स्ट में क्या होता है, इसको रैपिड एक्शन फेज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसका एक्शन होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है। तो इसमें होता है क्या है, ड्रग्स जो होती है आपके एनएम रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है एंड प्रोड्यूस परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन, और ये क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन कॉज करती है। ये सब आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, आपके एग्जाम में इसी टाइप से आपको इसी तरह करना है। जैसे ये आपकी कोई ड्रग हो गई, ये आपका एनएम रिसेप्टर हो गया, यहाँ से जाके बाइंड कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम, और जब यहाँ से बाइंड कर जाएगी ये ड्रग तो उसके बाद क्या होगा, रैपिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टेज, मतलब कहने का कैसे इसकी एक्शन होगी। क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को क्या कहता है, दो पार्ट में तोड़ देता है, एसिटिक एसिड एंड कोलिन में। तो जब वहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जो हमारी एसिटाइल कोलिन होती है वही हमारी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या करेगा, जब वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं बचेगा और जो आपकी ड्रग होगी वो अपना एक्शन शुरू कर देगी। वही आपके फर्स्ट सेकंड जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो एक्शन होता है, इसका जो एक्शन होता है स्लो होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एनएमजे रिलेजेंट एजेंट मेम्ब्रेन गेट इंक्रीज डीपोलराइजेशन स्लो एक्शन। मतलब कहने का क्या है कि जो इसमें डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही तेजी से होने लगती है, इसलिए इसका जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद होता है इन दिस फेज लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द ड्रग, अगर इस ड्रग को आप अगर लॉन्ग टाइम तक लेते हैं द रिसेप्टर बिकम इनसेंसिटिव टू ACH। मतलब कहने का क्या, जो आपके एनएम रिसेप्टर होंगे वो ACH के लिए क्या हो जाएंगे, एकदम मतलब क्या जाएंगे, नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, उसके क्या करेंगे, उसको ध्यान ही नहीं देंगे बिल्कुल से। 10 एसिटाइल कोलिन फेल टू रीस्टोर द एनएम ट्रांसमिशन। मतलब क्या करेगा, इससे जो ACH होगा वो आपके मतलब जो ACH होगा क्या करेगा, एनएम रिसेप्टर पर जाकर बाइंड ही नहीं हो पाएगा और आपको पैरालिसिस कॉज हो जाएगी। आप हमेशा के लिए एक तरफ से अंग से आधा अंग आपका बेकार हो जाएगा, मतलब आप पैरालाइज हो जाएंगे। उसके बाद आता है इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, ये IV रूट से ली जाती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसका मतलब CNS पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। गेट रिपेटली हाइड्रोलाइज, ये जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाती है। अब इसके अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपरकैल्पिमिया मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयन का जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। कार्डियक अरेस्ट, आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। मैरिजिनेट हाइपरथेमिया भी हो सकता है। मसल सोरनेस का मतलब क्या है, मसल्स में आपको सोरनेस भी आ सकते हैं, जैसे मतलब कहते हैं गड़गड़ाहट होती है। नोजिया, वोमिटिंग, ETC भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। तो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट का मतलब कि जो डायरेक्ट एक्ट करते हैं, दीज एजेंट आर सेफ बिकॉज इट डज नॉट कॉज पैरालिसिस। ये जो एजेंट होते हैं वो सेफ होते हैं क्योंकि ये पैरालिसिस कॉज नहीं करते हैं। इसलिए जनरल तौर पर जो मतलब ऑर्थोथराइटिस एंड आर्थराइटिस के लिए यूज जो ड्रग की जाती है वो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट ही यूज की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेंटोरोलिन हो गया। तो डेंटोरोलिन क्या होता है, इट डायरेक्टिंग ऑन द स्केलेटल मसल्स एंड रिड्यूस डीपोलराइजेशन। क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारी जैसे डायरेक्ट एजेंट और स्केलेटल मसल्स रिलीजन दोनों एक ही टॉपिक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है तो आप वहां पे भी इसको लिख सकते हैं। इट डायरेक्टली क्या करता है, स्केलेटल मसल्स पे जाके ये बाइंड करता है और वहां पे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन की प्रोसेस को कम कर रिड्यूस कर देता है और इसके कारण से क्या होता है, वहां पे स्पाज्म हो जाता है, जो टोन होता है उसको कम हो जाता है। इसका यही एक्शन होता है। इट पेनिट्रेट इनटू द ब्रेन, मतलब क्या कहते हैं, ये ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकता है एंड फैसिलिटेट गाबा एक्शन। ये ब्रेन को पेनिट्रेट करके गाबा के जो एक्शन होता है, जैसे गाबा का जो कंसंट्रेशन होता है उसको बढ़ा देता है, इसके लिए इसका एक्शन शो होता है।
उसके बाद अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी थ्रू द ओरल रूट, मतलब जब ओरल रूट से लेंगे तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा आपके जीआईटी में बहुत ही मतलब पुअर होगा, बहुत ही कम होगा। इसका मतलब इसको आईवी रूट देने से ही सबसे अच्छा काम है। हाफ लाइफ जो इसकी होती है 9 से 12 घंटे होती है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में होता है एलिमिनेट थ्रू द बाइल एंड द यूरिन, और ये यूरिन एंड बाइल से एलिमिनेट हो जाती है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट का देखें तो क्या होता है, डायरिया कॉज कर जाता है, सेडेशन हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब आपका जो लीवर होता है वो उसमें टॉक्सिसिटी जो पैरासीटामोल का अधिक लेने के कारण होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोकल एनेस्थीसिया टॉपिक के साथ, तब तक आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।